विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पर। आज हम अध्ययन करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। बीएससी सेकेंड ईयर के थर्ड पेपर का यह टॉपिक है। माइटोकॉन्ड्रिया एक दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है जो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया विद्यार्थियों कोशिका का शक्ति गृह कहलाता है, पावर हाउस ऑफ सेल कहलाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है और उनके उपरांत ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो आइए जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। विद्यार्थियों, माइटोकॉन्ड्रिया जो शब्द है वह दो शब्दों माइटो और कॉन्ड्रिया यानी कणिका और थ्रेड से मिलकर बना होता है और यह खाद्य पदार्थों की स्थितिज ऊर्जा को जैविक कार्यों हेतु गतिज ऊर्जा में बदलने वाली मशीन है, जैविक मशीन है एक तरीके से। इनमें ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए अनेक जैव रासायनिक क्रियाएं लगातार चलती रहती हैं, इसलिए इन्हें कोशिका के ऊर्जा गृह भी कहते हैं। ये शैवाल, कवक से लेकर उच्च पादपों तक उपस्थित रहते हैं। जीवाणुओं में ये अनुपस्थित होते हैं क्योंकि जीवाणु या जो बैक्टीरिया हैं वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। विद्यार्थियों, इसका संक्षिप्त इतिहास इस प्रकार से है। सबसे पहले फ्लेमिंग ने इनको धागे जैसी संरचना बताया था, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया की खोज का श्रेय किसको जाता है? बेंडा नामक एक वैज्ञानिक हुए, उनको जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन से संबंधित एंजाइम पाए जाते हैं और इसकी खोज का श्रेय वारबर्ग को जाता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में ही कोशिकीय श्वसन होता है। श्वसन के दौरान जो भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है वह विद्यार्थियों माइटोकॉन्ड्रिया में ही संपन्न होता है। अब हम माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना के बारे में देखते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो संरचना होती है विद्यार्थियों, माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना मुख्य रूप से इस प्रकार से होती है। हम चित्र के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया में मुख्य रूप से दो झिल्लियाँ पाई जाती हैं, क्योंकि यह एक दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। इसलिए इसमें एक यह बाहरी झिल्ली जो कंटिन्यूअस होती है, लगातार होती है, तथा एक यह आंतरिक झिल्ली जो इस प्रकार से उंगली समान प्रवर्ध निर्मित करती है, यह आंतरिक झिल्ली कहलाती है। और आंतरिक झिल्ली में ये उंगली समान प्रवर्ध क्रस्टी कहलाते हैं। दोनों के बीच में इंटरमेम्ब्रेन स्पेस यानी अंतर झिल्लीय अवकाश पाया जाएगा। आंतरिक झिल्ली के अंदर मैट्रिक्स यानी आधात्री पाई जाती है, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए, राइबोसोम, प्रोटीन, अन्य संरचनाएं पाई जाती हैं। तथा झिल्ली, आंतरिक झिल्ली के अंदर की तरफ ये आप देख रहे हैं सैव्रंत कण पाए जाते हैं, जिनको F1 कण कहते हैं, ऑक्सीसोम कहते हैं। तो इस प्रकार से यह माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में दोहरी झिल्ली युक्त संरचना पाई जाती है। बाहरी झिल्ली अबाधित यानी कंटिन्यू होती है, जो 60 से 70 एंगस्ट्रॉम होती है, चिकनी होती है, जो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका द्रव्य यानी साइटोसोल से अलग करती है। बाहरी झिल्ली अनेक घुलनशील जैविक पदार्थों के लिए पारगम्य होती है और वो इसमें से परिवहन करते हैं। आंतरिक कला जो होती है वह केंद्रीय अवकाश में उंगली नुमा उभार बनाती है। अंतर्बलन के कारण जो निर्मित होती हैं उनको माइटोकॉन्ड्रियल शिखर या क्रस्टी कहते हैं, जैसा कि हमने देखा। क्रस्टी जो होते हैं विद्यार्थियों, ये माइटोकॉन्ड्रिया का ऊर्जा उत्पादन इसके इकाई आयतन में मौजूद क्रस्टी की संख्या व परिमाप पर निर्भर करता है। इनकी अधिक संख्या, बड़ा आकार होने से ऑक्सीकरण की क्रिया अधिक होती है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया की जो क्रस्टी होती हैं उनके ऊपर F1 कण पाए जाते हैं और F1 कणों में ही श्वसन से संबंधित एंजाइम और ATP निर्माण से संबंधित एंजाइम पाए जाएंगे। तो क्रस्टी जितनी ज़्यादा होंगी, भोज्य पदार्थ का ऑक्सीकरण भी उतना ही अधिक होगा और उतनी ही अधिक मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होगी। हम देखते हैं
कृष्टि के अंदर प्रारंभिक कण F1 कण ये वाले जो हैं, इनके बारे में हम जानते हैं। देखिए, इनकी विस्तृत संरचना इस प्रकार की पाई जाएगी। F1 कण या ऑक्सीसोम के 3 भाग होते हैं विद्यार्थियों। जैसे ये कृष्टि है, इसके ऊपर ये सैवरंत F1 कण या ऑक्सीसोम पाए जाएंगे। इनकी विस्तृत संरचना इस प्रकार की है। हेड यानी शीर्ष, पेडिकल यानी वृंत, और बेस यानी आधार भाग। इन F1 कणों में ही श्वसन के एंजाइम पाए जाते हैं। देखिए, F1 कणों को ऑक्सीसोम भी कहते हैं। F1 कणों का दूसरा नाम क्या है? ऑक्सीसोम, या इनको सब कॉन्टिनल माइटोकॉन्ड्रियल यूनिट भी कह देते हैं। ऑक्सीसोम के आधारीय भाग में इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र या श्वसन श्रृंखला के एंजाइम पाए जाते हैं। यानी आधारीय भाग जो होगा, इसमें यहाँ पर कौन से एंजाइम पाए जाएंगे? श्वसन में काम में आने वाले एंजाइम, यानी ऑक्सीकरण, भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण में काम में आने वाले एंजाइम यहाँ पाए जाएंगे। जबकि विद्यार्थियों, इसके शीर्ष में एटीपीएज एंजाइम या एटीपी संश्लेषण में काम में आने वाला एंजाइम एटीपी सिंथेटेज और युग्मीकरण कारक मिलता है। एटीपी सिंथेटेज भोजन के ऑक्सीकरण और फॉस्फोरिलीकरण में भाग लेता है। इसके शीर्ष भाग में यहाँ पर एटीपी संश्लेषण से संबंधित एंजाइम पाए जाते हैं। यानी एटीपी का निर्माण करने वाले एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया में आंतरिक झिल्ली पर जो कृष्टि पाई जाएंगी, उन पर उपस्थित F1 कणों के शीर्ष भाग में पाए जाते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि जो F1 कण हैं वो एटीपी एंजाइम, एटीपीएज एंजाइम को धारण करते हैं। इस कारण से एटीपी निर्माण होता है और श्वसन श्रृंखला के एंजाइम पाए जाते हैं। एटीपीएज एंजाइम शीर्ष भाग में पाया जाएगा जो एटीपी का निर्माण करेगा, और श्वसन से संबंधित एंजाइम आधारीय भाग में पाए जाते हैं जो भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण करते हैं। विद्यार्थियों, माइटोकॉन्ड्रिया का रासायनिक संगठन यह 73 यानी 73% प्रोटीन और 25 से 30% लिपिड से बना होता है। सल्फर, तांबा, लौह ये भी इसमें पाए जाते हैं। इसके अलावा श्वसन विकर एंजाइम, इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र, ऑक्सीकारी फास्फोरिलीकरण के एंजाइम ये आधात्री में पाए जाते हैं। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया के आधात्री में डीएनए व आरएनए भी पाया जाता है, जिनको माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए और माइटोकॉन्ड्रियल आरएनए कहते हैं। विद्यार्थियों, एक अति महत्वपूर्ण बात, इस तरह माइटोकॉन्ड्रिया अपने स्वयं की प्रोटीन व एंजाइम संश्लेषित करने में सक्षम होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास स्वयं के डीएनए व आरएनए होते हैं, जिस कारण से यह अपना खुद का प्रोटीन और एंजाइम बना लेता है। तो ऐसे कोशिकांग जिनमें स्वयं के डीएनए और आरएनए होते हैं और वह स्वयं के प्रोटीन और एंजाइम करने में सक्षम होते हैं, अर्धस्वायत्त शासी कोशिकांग, सेमी ऑटोनॉमस कोशिकांग, सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल्स कहलाते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया में स्वयं के डीएनए और आरएनए होने के कारण यह स्वयं के प्रोटीन और एंजाइम निर्मित करने में सक्षम है, अतः इसे अर्धस्वायत्त शासी कोशिकांग कहते हैं। इसका एक अन्य उदाहरण लवक है। माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य हम अगर देखें विद्यार्थी, तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य श्वसन या खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण है। खाद्य पदार्थ जो भी निर्मित होते हैं उनको उनके अंतिम उत्पाद जैसे शर्करा, ग्लूकोज, एमिनो अम्ल इनमें तोड़ दिया जाता है और इनको फिर अंत में कार्बन डाइऑक्साइड और जल में तोड़ दिया जाता है। यानी श्वसन जब होता है तो इन खाद्य पदार्थों से यानी ग्लूकोज से कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है और ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो खाद्य पदार्थों को कार्बन डाइऑक्साइड और जल में तोड़ना और उससे ऊर्जा उत्पन्न होना खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण कहलाता है, और यह पूरी प्रक्रिया श्वसन कहलाती है। श्वसन में क्या होता है? खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है। खाद्य पदार्थों को जल और कार्बन डाइऑक्साइड में तोड़ दिया जाएगा और उसके दौरान ऊर्जा निर्मित होती है। तो विद्यार्थियों, कोशिका में यह कार्य
भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसी कारण से इसको कोशिका का शक्ति गृह कहते हैं, क्योंकि खाद्य पदार्थों के ऑक्सीकरण के उपरांत जो ऊर्जा निर्मित होगी वह माइटोकॉन्ड्रिया में ही निर्मित होगी। और माइटोकॉन्ड्रिया में ही यह काम क्यों होता है? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में ही ऊर्जा निर्माण से संबंधित एंजाइम यानी एटीपी निर्माण से संबंधित एटीपी सिंथेटेज एंजाइम और श्वसन से संबंधित एंजाइम पाए जाते हैं। इसलिए कोशिकीय जो श्वसन होता है वह माइटोकॉन्ड्रिया में ही संपन्न होता है। जंतु कोशिकाओं में पीतक निर्माण यानी जो अंडे का पीला भाग होता है उसका निर्माण करता है। शुक्राणु में माइटोकॉन्ड्रियल सर्पिल का निर्माण करता है। माइटोकॉन्ड्रिया वसा का उपापचय करता है, यानी इसमें वसा संचित रहती है माइटोकॉन्ड्रिया में, जो अंकुरित होते हुए बीजों के काम में आती है। यह अनेक एंजाइमों का स्राव भी करता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटीन पाचन के आवश्यक एंजाइम होते हैं जो संश्लेषणीय और अपघटनीय क्रियाओं में भाग लेते हैं। तो आज के लिए विद्यार्थियों इतना ही। आशा है आपको ये समझ में आया हो।